सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पाठ 6 भगवान के डाके, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, इस कविता का अध्ययन करेंगे। पाठ 6 भगवान के डाके और इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। सर्वप्रथम हम कवि परिचय पढ़ते हैं। कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। जन्म 13 सितंबर 1908 को हुआ। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुई और स्थान सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार, जो कि भारत में है। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रेती के फूल, उजली आग, कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि, तथा इनकी कविताएं हैं दिनकर के गीत, हारे की हरिनाम, आत्मा की आंखें आदि। इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। पाठ प्रवेश। इस कविता के द्वारा कवि कहते हैं कि भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों, पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। बादलों द्वारा बरसाया जल उनके लिए सुखद संदेश लाता है। कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं क्योंकि प्रकृति ने दो देशों में फर्क नहीं समझा। कवि कहते हैं कि एक देश से दूसरे देश को जाती सुगंध को कोई सीमाएं बांध नहीं सकती। इस कविता की भाषा को तत्सम तद्भव शब्दावली में रचा गया है और भाषा सरल है। पाठ 6 भगवान के डाकिए और इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। विद्यार्थियों, इस कविता को पढ़ने से पूर्व हम एक बहुत ही सुंदर गाना है, उस गाने के कुछ बोल सुनते हैं। पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए, सोचो तुमने। विद्यार्थियों, गाने के बोल थे पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद इन्हें न रोके। तो इससे आपको पता चल रहा है कि सीमाओं के बंधन से ये मुक्त है। कोई भी सरहद, कोई भी सीमा इन्हें अपने बंधन में बांध कर नहीं रख सकती, इन्हें रोक कर नहीं रख सकती है। सीमाएं तो सिर्फ हम मनुष्य के लिए बनी होती हैं। आइए कविता का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम इसके शब्दार्थ। बाँचना, बाँचना का अर्थ होता है पढ़ना या सस्वर पढ़ना। आंकना, अनुमान करना, अनुमान लगाना। पांख, पंख या पर। सौरभ, सौरभ का अर्थ है सुगंध या सुबास या खुशबू। कविता का प्रथम काव्यांश है पक्षी और बादल। ये भगवान के डाके हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो इस कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने पक्षी और बादल को भगवान के डाके बताया है। डाके अर्थात संदेशवाहक, संदेश लेकर जाने वाले। और वह कहते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं और ये डाके क्या करते हैं, एक महादेश मतलब बहुत बड़े देश से दूसरे महादेश, दूसरे देश को, बड़े देश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, हम तो आम मनुष्य, हम समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। लेकिन पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। आइए अब हम इसका विस्तार से भावार्थ पढ़ते हैं, समझते हैं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि जिस तरह से डाके होते हैं वे मनुष्य के लिए चिट्ठियाँ लाते हैं, उसी प्रकार से पक्षी और बादल भी क्या है, ये भगवान के डाके हैं। ये डाके भगवान के संदेशों को दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इन डाकियों के लिए कोई सीमाओं का बंधन नहीं है, यानी पक्षी और बादल के लिए कोई सीमाओं का बंधन नहीं है। ये एक देश से दूसरे देश में प्रेम, सद्भाव, शांति, मानवता, एकता, भाईचारा
उसके संदेश लेकर जाते हैं, आते हैं। तो पक्षी और बादल के द्वारा लाए गए संदेश को हम मनुष्य, हम तो समझ नहीं पाते, हम मनुष्य तो उनके संदेश को समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, लेकिन पक्षियों की और बादलों के द्वारा लाई गई जो चिट्ठियाँ होती है, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ वाँचते हैं। तो उनके संदेश को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं और उन्हीं के अनुरूप अपना व्यवहार करते हैं। कविता का दूसरा काव्यांश है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि रामधारी सिंह दिनकर क्या कह रहे हैं, समझिए आप, कि पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई जो चिट्ठियाँ होती है, उन चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं, हाँ, यानी हम मनुष्य हैं और हम तो केवल ये आंकते हैं या अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम ये अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती अन्य देश को, दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो कवि का कहना है कि हम लोग प्राकृतिक जो क्रियाकलाप है उसके पीछे छिपे हुए जो उद्देश्य हैं उनको समझ नहीं पाते। हम मनुष्य साधारण सा अनुमान लगाते हैं। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है, और धरती के द्वारा भेजी गई ये सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरते हुए एक देश से दूसरे देश के वातावरण में घुल मिल जाते हैं। जैसे पक्षी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे देश में चले जाते हैं, तो यहाँ कहा जा रहा है कि पक्षियों के माध्यम से एक देश की जो सुगंध है, खुशबू है, वह दूसरे देश में पहुंच जाती है और उसके वातावरण में घुल मिल जाती है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो बताया गया प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं करती है। किसी भी देश के नदी, तालाब, झील आदि का पानी भाप बनकर उड़ जाता है और वह भाप जब ठंडी होती है तो वर्षा के रूप में उस देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी वर्षा करती है। तो इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश दे रहे हैं कि पूरी पृथ्वी क्या है, एक है, सबको एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और हम सभी को मिलजुल कर प्यार, सौहार्द और भाईचारे से रहना चाहिए। यही कविता का मूल भाव है।